नमस्कार, मैं हूं रमन ममगई और स्वागत है आपका इंडिया का सवाल में। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का दूसरा दिन है। हमले में बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और यूक्रेन इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। लोग देश छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। दुनिया में महाविनाश का खतरा मंडरा रहा है। मिसाइलों के धमाके और टैंकों की गरज से यूक्रेन थर्रा रहा है। रूस जैसी महाशक्ति के सामने कमजोर यूक्रेन अपना वजूद बचाने की जंग लड़ रहा है और दुनिया की महाशक्तियों से गुहार लगा रहा है। सवाल है कि क्या सुपर पावर की बातों में आकर यूक्रेन फंस गया है? यूक्रेन को नाटो सदस्यता की गारंटी देने के लिए कौन तैयार है? यूक्रेन को युद्ध के लिए किसने उकसाया? और अब इन सब के बाद यूक्रेन का अगला कदम क्या होगा, जब कई देश उसके साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बड़ा पैनल मौजूद है। उनसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। Ебать, видели? रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दिन भी जंग जारी रही, जहां अब तक सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं, तो यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। रूसी सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में घुस गए। लोग रात भर घरों, अंडरग्राउंड शेल्टर में छिपे रहे। खाने पीने से लेकर रोजाना की जरूरत की चीजों की भी कमी हो रही है। रूसी हमले में अब तक 137 यूक्रेनी मारे गए। रूस ने यूक्रेन पर 160 मिसाइलें दागी। यूक्रेन पर पहले दिन 203 हमले किए गए। राजधानी कीव में रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू। यूक्रेन के स्नैक आइलैंड पर रूस का कब्जा। रूसी सेनाओं ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर किया कब्जा। कीव के नजदीक यूक्रेनी एयरबेस पर भी अब रूस का कब्जा। रूस की राजधानी मॉस्को में हजारों रूसी नागरिकों का प्रदर्शन। 1700 लोगों को किया गया गिरफ्तार। इन सब के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सेना राजधानी में दाखिल हो गई है, जिन्हें रोकने के लिए यूक्रेनी सेना ने 3 पुल उड़ा दिए। जेलेंस्की ने आशंका जताई कि अगले 96 घंटों में कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने रूसी नागरिकों से अपील की है कि वे इस जंग के खिलाफ प्रदर्शन करें। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, कीव में रूसियों का समूह तोड़फोड़ कर रहा है। देर सबेर रूस को हमसे बात करनी ही होगी। जितनी जल्द बात शुरू होगी, नुकसान उतना कम होगा। रूस यूक्रेन सीमा पर शुरू हुआ विवाद महाविनाश का रूप ले चुका है। दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। 30 लोगों की जानें चली गई, वहीं 316 जख्मी हैं। रूस के हमले के बीच यूक्रेन ने भारत से अपील की है कि वो इस संघर्ष को रोकने में अपनी भूमिका अदा करें। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से जारी किए गए बयानों में रूस के हमले का जिक्र नहीं किया गया। जाल में फंसा यूक्रेन इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने परिवार और करीबी की जान बचाकर भाग जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति लोगों से कीव में रहने वाले नागरिकों को सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो युद्ध की अब वो तस्वीरें सामने आने लगी हैं जिसको लेकर हर दुनिया का जो इंसान है उसे सोचना पड़ता है। इस तरह की तस्वीरें जो युद्ध की विभीषिका दिखाती हैं, जो युद्ध को भयावह जो चेहरा है वो सामने आने लगा है। यूक्रेन में तमाम बमबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं और चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि क्या ये युद्ध रुकेगा या फिर ये आगे बढ़ने वाला है। तमाम इसका प्रभाव भारत के ऊपर क्या पड़ेगा, जो दुनिया की राजनीति है वो किस शक्ल में अब सामने आने वाली है। जो खुद को सुपर पावर कहते थे, क्या उनके आगे से अब सुपर हटने वाला है? यानी तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
टीपीएस त्यागी जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, शैलेंद्र सिंह जी भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं और वीएन झा साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं। तो तमाम मेरे मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। त्यागी साहब, पहले आपके पास आता हूं और अगर अभी समझें जिस तरह की जो ताजा अपडेट इस वक्त आ रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि कीव में जो रूसी सेना है वो घुस चुकी है और यहां तक कि जो उनके हैं सारे लोग, उनका कहना है कि अब डिफेंस जो बचा है सब हथियार उठा सकते हैं और एक तरह से आप ये कहिए कि मतलब जनता को शामिल होने की बात की गई है जो कि कभी भी एक जो प्रोफेशनल फोर्स है उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो यूक्रेन यहां पर किस मोड़ पर खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, कीव के ऊपर रूसी सेनाओं का कब्जा होना अब इनएविटेबल है। अब इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, और टाइम भी इट इज नॉट इन वीक्स, इट इज इन डेज, मे बी इन ए डे रूस का कब्जा कीव के ऊपर हो जाएगा। और अगर कीव के ऊपर कब्जा हो जाता है तो ये माना जाए यूक्रेन के ऊपर कब्जा हो गया। अब ऐसी स्थिति में रूस के दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि वो यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि वो वहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप को बदलना चाहता है, क्योंकि 2014 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के और एक वेस्ट समर्पित कॉमेडियन को प्रेसिडेंट बना दिया गया जो अभी आपके सामने है। तो ये बातों को देखते हुए ये भी लगता है कि बहुत मुमकिन है, जैसा कि खुद वो कह रहे हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, कि रूस की सेना मुझे ढूंढ रही है और उनका टारगेट नंबर 1 मैं हूं और टारगेट नंबर 2 मेरे परिवार है। तो बहुत मुमकिन है कि आज की रात या तो उन्हें पकड़ लिया जाए, हालांकि उनको बाहर के कंट्रीज ने असाइलम देने के लिए कहा है, लेकिन मुमकिन है कि रशियन उन्हें पकड़ ले, खत्म कर दें या अपने साथ ले जाएं। लेकिन ये आज की रात यूक्रेन के ऊपर बहुत भारी है। यूक्रेन की सेना ने प्रतिरोध किया और ये दावा किया कि हमने 800 रूसी सैनिकों को मार गिराया, 7 एयरक्राफ्ट उनके मार गिराए, 6 अटैक हेलीकॉप्टर उनके मार गिराए। लेकिन फिर भी जो टाइप ऑफ सैटेलाइट इंटेलिजेंस एंड एरियल फायर पावर जो रशिया के पास है और जो उनके इक्विपमेंट और उनकी सेना की नफरी है, वो यूक्रेन के सामने इतनी ज्यादा है कि यूक्रेन उसके सामने ठहर नहीं सकता। लिहाजा अब यूक्रेन का फॉल इनएविटेबल दिखाई दे रहा है। और जब ये सब कुछ हो रहा है उस समय वो जिसकी वजह से जो हो रहा है वो एक ऐसा है विधवा औरत की तरह से आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल त्यागी सर, वापस आएंगे। वीएन झा साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अगर इस वक्त की आधुनिक वॉरफेयर की बात करें तो जो एयर सुप्रीमेसी है वो बहुत ज्यादा काउंट करती है, और अगर कागजों की बात करें तो यूक्रेन कहीं पर टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो क्या जेलेंस्की समझ आ पाने में पूरी तरह से चूक गए कि अगर ऐसा होगा तो पहले तो एयर स्ट्राइक ही होने वाली है? उनका जो पूरा सिस्टम था वो पहले ही कोलैप्स हो गया। बिल्कुल रामन जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और देखिए, एक एयरफोर्स ऑफिसर होने के नाते 36 साल हमने बताए हुए हैं, जो एयर स्ट्रेटेजी होती है इसको देख के कल शाम में जब हम किसी चैनल पे बात कर रहे थे तो उसी समय में हमें दिखाया गया था कि हेलीकॉप्टर्स, रशियन हेलीकॉप्टर्स कीव के आउटस्कर्ट्स में फ्लाइंग कर रहे हैं। तो उसी समय में हमने बताया गया था कि इसका सीधा एक मतलब होता है कि रूस की एयर डोमिनेंस वो कीव के ऊपर में स्थापित हो गई है, ईस्टर्न और सेंट्रल यूक्रेन के ऊपर में स्थापित हो गई है। अब जबकि उसके बाद की बहुत सारी चीजें चल रही हैं, रात के 3:30 बजे हम एक एजेंसीज जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उसके साथ में हम बातें कर रहे थे और उसी समय में उन्होंने एक नक्शा जारी किया था जिसमें के कीव के चारों तरफ रूसी सेना को दिखाया गया था। तो मतलब रात से ही कीव चारों तरफ से घिरी हुई है, ये सेना इंटर नहीं की थी। उन्होंने कुछ अल्टीमेटम दिए थे और वो जबकि जेलेंस्की ने उसको डिफाई किया हुआ है, तब आज कीव के ऊपर में फिर हमला शुरू हुआ है। तो ये वास्तविकता है। और जहां तक अभी आपको बता रहे थे दूसरे हमारे सहयोगी,
देखिए, दो ऑब्जेक्टिव से रूस वहां पे उतरा है, ये चीज सब आपके सामने में समझ ले। पहला ऑब्जेक्टिव था कि जो ईस्टर्न यूक्रेन में जो 2 ब्रेक अवे रिपब्लिक हैं, उससे यूक्रेनी सेना को वहां से हटाना और उसके ऊपर जो थ्रेट था उसको न्यूट्रलाइज करना। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था, जो त्यागी जी भी आपको हिंट कर रहे थे, वो ये कि पूरा यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना। तो डीमिलिटराइज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मिलिट्री का एक रोल होता है ऑफेंसिव अटैक, तो यूक्रेन की मिलिट्री अब इसके आगे ऑफेंसिव अटैक के लायक नहीं रहेगा। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव लेके उतरी है। और तीसरा जो हम लोग सब अनुमान लगा रहे हैं कि जेलेंस्की को जाना पड़ेगा जी, या वो रिजाइन करे। सर वापस आऊंगा, एक खबर, एक अपडेट आ रहा है, फिर वापस आता हूं। बाद चीन के राष्ट्रपति ने पुतिन से बात की, शी जिनपिंग ने पुतिन से बात की, यूक्रेन रूस युद्ध पर दोनों के बीच बातचीत। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के राष्ट्रपति ने पुतिन से बात की, शी जिनपिंग ने पुतिन से बात की। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शी जिनपिंग ने पुतिन से बात की, यूक्रेन रूस युद्ध पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति ने पुतिन से बात की है, शी जिनपिंग ने। चलिए वापस आते हैं, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शैलेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये जो चीन का अभी ताजा अपडेट आया है कि पुतिन और शी जिनपिंग की बात हुई है, दरअसल इसको समझना बेहद यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि हमारा पड़ोसी चीन है और जब भी इस लड़ाई के बारे में बात हो रही है तो भारत की भूमिका, भारत का फायदा, भारत का नुकसान या भारत किस तरह से आगे जाएगा, ये सब तमाम बातें एकदम वाजिब हो जाती हैं। तो चीन ने बात की है, जबकि चीन का बहुत बड़ा एक बिजनेस जो है वो यूक्रेन के साथ भी था, लेकिन इस वक्त तो खुले मंच पर आकर रशिया के साथ खड़ा है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बातचीत में क्या हुआ होगा। बातचीत में उन्होंने पुतिन साहब को सपोर्ट अपना व्यक्त किया होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं किया होगा। क्या आपको लगता है कि चीन बोलेगा कि भाई बिकॉज मेरे इकोनॉमिक इंटरेस्ट यूक्रेन में है इसलिए ये लड़ाई बंद कर दीजिए? आई डोंट थिंक सो। एंड पुतिन जिस स्पीड पर इस समय चल रहे हैं, जिस अग्रेशन पर वो चल रहे हैं इस समय, मुझे लगता नहीं है वो किसी की सुनेंगे भी। बट आपने जो बोला कि भारत के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ एक्चुअली हमारे सारे डिस्कशन उसके ऊपर कंसंट्रेट होने चाहिए। हमारे जो 19-20 हजार भारतीय अटके हुए हैं वो कैसे निकलेंगे, उन्हें कितनी तेजी से निकाला जाएगा? क्या पुतिन से बात कर हम स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजकर ये स्पीड अप कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि लैंड रूट्स में आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा फिर भी आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पर डे आप 1000, 1200, 1500 लोगों को निकाल पाएंगे। उस हिसाब से 20,000 लोगों को निकालते निकालते आपको 1 सप्ताह 10 दिन हो जाएगा, तब तक ये लड़ाई खत्म होने पर आ रही होगी। अगर कोई डैमेज होना है वो डैमेज हो रहे होंगे। इंडिया को इंटरेस्ट लेना चाहिए कि अब हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है इसमें, क्या हमारे चुप रहने में भलाई है क्या? क्योंकि ये वो वाली बात है कि रूस के साथ हमारे ट्रेडिशनल रिलेशन है, लेकिन यूएस के साथ जो हमारे न्यू रिलेशन है वो भी कोई कम नहीं है। स्ट्रेटेजिक रिलेशन हमारे दोनों साइड में है। चीन अपने आप में अगर कुछ भी करता है, टेक माई वर्ड ऑन इट, इट कैनॉट बी फेवरेबल टू इंडिया, दैट इज फॉर श्योर। अगर चीन कुछ भी करेगा इस समय पुतिन से बात, उस सिवाय इसके कि यस हम आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसका एक लार्जर इंटरेस्ट वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल फोरम में पुतिन के साथ है, वो उसका स्टेक पर है। और यूक्रेन के साथ ट्रेड कितना भी बड़ा होने दीजिए, ये चाइना सह जाएगा, लेकिन पुतिन और रशिया के साथ जो रिलेशंस हैं वो कभी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल वापस आएंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ये यहां पर कहा है, उन्होंने पुतिन से बात करने की इच्छा जताई है, पुतिन को न्योता भेजा है। जेलेंस्की ने बातचीत के लिए पुतिन को भेजा न्योता, तो जेलेंस्की ने बातचीत के लिए पुतिन को न्योता भेजा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जेलेंस्की ने बातचीत के लिए पुतिन को न्योता भेजा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को न्योता भेजा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जेलेंस्की ने बातचीत के लिए पुतिन को न्योता भेजा है। त्यागी सर, तो ये क्या सफेद झंडी है, लहरा दी गई है यूक्रेन की तरफ से? खाली जानकारी तो ये मिली है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि सुरक्षा को कायम रखते हुए, यानी कि उनकी पर्सनल सुरक्षा को कायम रखते हुए वो समझौते के लिए तैयार हैं और इसलिए बातचीत करें, ये जानकारी मिली है। तो ये बिल्कुल
झंडी दिखा दी गई है कि आई एम रेडी, और वो करीब करीब घुटनों के ऊपर आ चुके हैं। अभी आप चीन की बात कर रहे थे सर, एक बात नोट कीजिए, क्या आपने पिछले 2 महीने में एक बार भी ये सुना कि चीन ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की हो, जो वो पहले हर दूसरे दिन करता था? क्यों नहीं की? इसलिए कि वो ये देखना चाहता था कि अमेरिका यूक्रेन के साथ, जिसको साथ देने का उसने वादा किया था, कितना प्रतिबद्ध है, और ये उसने देख लिया। तो उसको अब ये कॉन्फिडेंस आ गया कि ताइवान के मामले में भी अमेरिका का वही हाल होगा जो अमेरिका ने यूक्रेन के साथ किया है। और अगर ऐसा हुआ, और अगर ताइवान पे अटैक हुआ, और जैसा चाइना के प्रेसिडेंट ने 1 जुलाई 2021 को जब उन्होंने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई थी, तब उसे यादगार बनाने के लिए और वन चाइना पॉलिसी को स्थापित करने के लिए वो अटैक कर सकता था ताइवान के ऊपर, लेकिन अमेरिका के डर से नहीं किया। वो डर अब निकल गया, अब तो उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। अब अगर वो ऐसा करता है, और मान लीजिए कि अगर ताइवान उनके पास आता है, तो कल को भारत के लिए प्रॉब्लम ये होगी कि वो जो दलाई लामा हिंदुस्तान में है उसको शरण क्यों दे रखी है, और ये फिर एक सनातनी का एक नया मुद्दा आ जाएगा। तो वी आर कंसर्न अबाउट द क्लोजनेस बिटवीन चाइना एंड रशिया। आप गौर करिए, लिथुआनिया ने थोड़े से वेपन यूक्रेन में भेजे, जैसे ही उसने वेपन भेजे तुरंत चाइना ने एक प्रतिबंध लगा दिया कि लिथुआनिया से जो बीफ हमारे यहाँ आता था उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, ये दिखाने के लिए कि मैं रशिया के साथ हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में चाइना की बात करना भी हमारे कान खड़े करने के बराबर है, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल त्यागी साहब, एक पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। इस जो युद्ध है उसका जो भी नतीजा निकले, और भारत को भी बेहद सावधान रहने की जरूरत है। वीएन झा साहब, अगर इसकी बात करें, सिर्फ अगर यहाँ पे यूक्रेन झुकता है तो सिर्फ उसने घुटने नहीं टेके हैं। इस दुनिया में बहुत लोग, जैसे कि सुपर पावर खुद को कहते हैं, अमेरिका या फिर नाटो की अगर बात करें, इनके भी घुटने झुके हुए नजर आएंगे अगर यूक्रेन इस तरह से झुकता है तो। रमन जी, आपके पैनल से कर्नल शैलेंद्र और कर्नल त्यागी जी दोनों हमारे काफी अजीज दोस्त हैं। अभी त्यागी जी बता रहे थे, मैं थोड़ा सा सिर हिला रहा था, मुझे लगा कि शायद आप मुझे कहेंगे कि आप किस बात से सहमत नहीं हैं। देखिए, जहाँ तक ताइवान की बात है और अमेरिका की बात है, तो अमेरिका यहाँ पे यूक्रेन में इसलिए नहीं आया हुआ कि अमेरिका को यहाँ आने का कोई सवाल ही नहीं है। नेटो आ सकती थी, लेकिन नेटो का एक चार्टर होता है कि अगर उसके मेंबर स्टेट पे हमला हुआ तभी वो आ सकती है। हालांकि उसमें एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं। और जहां तक ताइवान की बात है, तो ताइवान जो है वो अमेरिका का एलाय है, जापान अमेरिका का एलाय है, तो वो चीजें बिल्कुल अलग हैं। वहां पे अगर चीन अगर वहां पे ऐसा दुस्साहस करेगा जैसा यहाँ पे रूस ने किया हुआ है, एक सॉवरेन कंट्री के इसमें अटैक किया हुआ है, चाहे जिस भी कारण से हो, तो वो चीन नहीं करेगा। और तो ये तो एक डिस्टिंक्शन हो गया। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे। आपने पूछा था कि क्या बात हुई होगी और चीन ने ये बात की हुई। देखिए, अभी कल सैंक्शन लगे हैं, आज भी और एडिशनल सैंक्शन लगे हैं, और आज भी ये रिपोर्ट आई हुई कि जिनपिंग सिंह ने पुतिन से बात की है। तो जो सैंक्शन को डाइल्यूट करने का एक मार्ग होता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, और चीन ने आज ही अपनी मंशा जताई है कि रशिया से जितने भी वीट हैं और कुछ और चीजें हैं वो वहां से। लेकिन वही वाली बात है, जब देखिए 90 के दशक को अगर हम याद करें, जब सद्दाम हुसैन पर हमला करना था तो नाटो हो गया, अमेरिका हो गया, उनको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं थी, वो फिर तुरंत बीच में कूद पड़े। लेकिन यहाँ पर जब इस वक्त यूक्रेन की बात आई तो सामने क्योंकि रशिया खड़ा है, तो इसलिए इस वक्त इनकी चीजें बदल गई। नहीं, सिर्फ ये बात नहीं थी। देखिए, मैंने आपको बताया कि नेटो का एक चार्टर होता है, और क्योंकि ये यहाँ पे अमेरिकन को इमीडिएटली कोई क्षेत्र नहीं थी। नेटो अफगानिस्तान में गई, नेटो इराक में गई, लेकिन वहां पे स्ट्रेट अमेरिका को थ्रेट पड़ा था। 26/11 के बाद नेटो जो थी, अमेरिका जो थी, वो अफगानिस्तान गई थी, तो वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे यूक्रेन और रशिया का जो इक्वेशन है, यहाँ पे ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है। तो इसलिए ग्रॉस वायलेशन जो होता है, और वो भी खास करके जब पूरी ग्रुप हो, पूरा नेटो है, 29 कंट्रीज हैं उसमें, तो इसमें वो डायरेक्ट वायलेट करने का वो कोशिश नहीं करेगा। यही चीज हम आपको बार बार बता रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच ये है
कि अगर नेटो डायरेक्टली यूक्रेन में आता है तो फिर इसके बाद जो स्थिति होगी वो बहुत भयावह होने वाली है, क्योंकि चीन चाहे परोक्ष रूप से चाहे सीधे रूप से रूस के साथ में होगा, और अगर कहीं नेटो इसमें उलझा तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, जिससे कि पूरा विश्व जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए नेटो न तो डायरेक्ट आएगा और न ही यूरोपियन यूनियन डायरेक्टली यहाँ पे स्टेप इन करने की कोशिश करेगा। उन्होंने असला, बारूद, मिलिट्री हार्डवेयर यूक्रेन को दिए थे और उसी के बल पे जेलेंस्की जो था वो नाच रहा था, कूद रहा था। शायद जेलेंस्की के अंदर इन लोगों ने बहुत हवा भर दिए थे, वो हवा शायद अब खत्म हो गई है, तो अब जेलेंस्की के असुर जो है वो अब बदल रहे हैं। शरण जी आपको क्या लगता है कि ये जो फिर पूरा का पूरा था एक मिराज क्रिएट कर दिया था जेलेंस्की के लिए, कि उन्हें लगने लगा कि मेरा कद तो बहुत ऊंचा है, मैं टक्कर ले सकता हूं, और उन्हें ये भी लगने लगा था कि शायद सब लोग उनकी मदद के लिए दौड़े चले आएंगे अगर लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया उनके लिए? नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी छोटी कंट्री को अगर एक यूएस जैसा कंट्री या उसका प्रेसिडेंट एश्योरेंसेस देता है, सपोर्ट देता है, इक्विपमेंट देता है, तो थोड़ा तो आदमी का सीना चौड़ा हो जाता है कि चलिए मेरे साथ सुपर पावर है, और वो सुपर पावर एक नेटो जैसी चीज को हेड करता है, तो जायज बात है कि थोड़ा हाई हेडेडनेस अपने आप में आना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब लग रहा है कि जो प्रेसिडेंट यूक्रेन बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो तैयार क्यों हो रहे हैं? क्या उनमें ये समझदारी पहले नहीं आ सकती थी? क्या उन्हें ये नहीं दिखता था कि फोर्सेस का जो बैलेंस है वो आपके तरफ तो कहीं है ही नहीं? और अगर ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से भी जाएं, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस जो है अफगानिस्तान की तरह आपके यहाँ आकर आपकी सपोर्ट करेगा? आई डोंट थिंक कि मतलब मेरे जैसा एक छोटा सा आदमी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी को इतना तो समझ पाता है कि यूएस आपकी लड़ाई आकर नहीं लड़ेगा। आपको इक्विपमेंट दे देगा, आपको पैसा दे देगा, आपको सपोर्ट दे देगा, आपके लिए फोर्सेस भी मोबिलाइज कर देगा। वेरी टिपिकल एग्जांपल है 71 वॉर, उसने अपना 7th फ्लीट मूव कर दिया पाकिस्तान के फेवर में। हुआ क्या? रुकना तो पड़ा ना। सो आई थिंक यूक्रेन प्रेसिडेंट थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखा सकते थे टू एवर्ट दिस सिचुएशन, बिकॉज ये बात बड़ी क्लियर है, उन्हें दिल में ये जरूर, और मैं तो कहता हूँ, चलिए अगर मैं कहता हूँ कि रशिया चाहता है कि जी आप जगह पर नहीं, कांट यू सेक्रीफाइस योरसेल्फ फॉर द सेक ऑफ योर कंट्री? आपका प्रेसिडेंट बना रहना इतना जरूरी है आपके लिए? मैं ये जरूर मानूंगा कि आप अपने देश के लिए अपनी इंडिपेंडेंस जरूर रखें, लेकिन एट द सेम टाइम जिस बातचीत के लिए आप अब तैयार हो रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, यू टेल मी व्हाट इज स्टॉपिंग द यूक्रेन प्रेसिडेंट टू जस्ट पिक अप द फोन एंड कॉल अप पुतिन? ये न्योता आपके और मेरे टीवी के माध्यम से क्यों? डिप्लोमेटिकली क्यों? इट कुड हैव बीन अ वेरी सीक्रेट कॉल फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट। देखिए, अब जो है यूक्रेन और प्रेसिडेंट को ये दो बात बड़ी समझ में है कि इन दोनों का अस्तित्व के आगे एक क्वेश्चन मार्क है जो रशिया डिसाइड करेगा। आज प्रेसिडेंट को लग रहा है कि यस, मेरा अपना सर्वाइवल, मेरी अपनी फैमिली का सर्वाइवल स्टेक पर है, तो चलिए जी बात करके किसी तरह इसको सॉल्व किया जाए। बट बी रेस्ट एश्योर्ड, एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ दोज 137 पीपल डेड। आपकी अपने कंट्री के इतना नुकसान आपने किया है, आपने पूरे वर्ल्ड का नुकसान करवा लिया। ये मैच्योरिटी आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ पहले भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल सर, और इस तमाम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारत का इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या भारत सही दिशा में जा रहा है? हमने अभी तक जो किया, क्या वो सही था या फिर हमें कुछ और कदम उठाने चाहिए थे? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे तमाम मेहमान मेरे साथ बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और बात हो रही है यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध की। और अब हमने जिस तरह से कहा था कि ब्रेक के बाद वापस आते हैं और चर्चा को इस दिशा में आगे बढ़ाते हैं कि भारत ने जो कदम उठाए क्या वो सही थे?
मेरे साथ तमाम मेरे मेहमान जुड़े हुए हैं। झा साहब, पहले आपके पास ही आता हूं। सर, अभी तक भारत फैन सिटिंग कर रहा है, कोने में बैठा हुआ है, देख रहा है, सारी चीजों को देख रहा है। अब तक जो कदम उठाए, आपको क्या लगता है एकदम सही थे? रमन जी, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भारत कहाँ पे आता है इस रशिया और यूक्रेन की युद्ध में। क्या भारत एक स्टेक होल्डर है? नहीं, भारत स्टेक होल्डर नहीं है। भारत का एक फाइनेंशियली जगह पे आता है कि हम यूएन के सेमी परमानेंट, नॉन परमानेंट मेंबर हैं। वहां पे जो भी चीज डिस्प्ले होती है वहां पे हम आते हैं, लेकिन वहां पे भी आपको भारत का इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि वहां आप क्या बोलते हैं। देखिए, रूस हमारा बहुत पुराना मित्र रह चुका है और यूक्रेन से भी हमारे संबंध हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल हमने शायद 9 या 11 AN-32 उनसे खरीदने के लिए फिर से हमने उनको ये कांटेक्ट किया हुआ है। और हमारे AN-32 जो हमारा वर्क फोर्स है, इसके स्पेयर यूक्रेन से आते हैं। कुछ और भी व्यापार यूक्रेन से होते हैं, लेकिन डिफेंस के रिलेशन उससे हैं। भारत के रिलेशन यूरोप से और नेटो से, अमेरिका से, उससे भी प्रगाढ़ है। तो इसलिए भारत एक बड़े अच्छे पोजीशन में था निगोशिएट करने के लिए या बीच बचाव का रखाव करने के लिए, लेकिन वो तभी करना चाहिए जबकि आपको कोई बुलाए। अपने मुंह मियां मिट्ठू आप नहीं कर सकते हैं। और रशिया का जो ग्रज है ये आज की नहीं है, ये पिछले 7-8 साल की है। क्योंकि रशिया के जो रशियंस हैं, जो इनहैबिटेंट हैं, उसके रेसिडेंट हैं, वो ये 2 बेसबे रिपब्लिक में, डोनेट्स्क और लुहांस्क में पिछले 8 साल से तकलीफें झेल रहे हैं। उनका पेंशन बंद हो गया है, उनका सोशल सिक्योरिटी बंद हो गया है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं था। रूस उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करा था पिछले 8 साल से। और आपने अपनी तरह से बताया हुआ है कि वहां के कम से कम 30 लाख लोग जो है वो रशियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं। तो इसमें रशिया का काफी ज्यादा स्टेक यहाँ पे था। और रूस 2 ही चीज कह रहा था कि इस जो रिपब्लिक हो, इस दोनों में मिन्स्क II एग्रीमेंट के हिसाब से वहां पे जनमत संग्रह कराओ। अगर वो ऑटोनॉमी चाहते हैं तो उनको ऑटोनॉमी दो और अपने पार्लियामेंट से उसको रेटिफाई करवा दो। दूसरा कह रहा था कि मुझे नेटो से सिक्योरिटी चाहिए इन राइटिंग, कि दे विल नॉट कम इनटू द यूक्रेन और हमारे आसपास में नहीं आएंगे। 2 चीजें कह रहा था। तो इसमें भारत कहीं भी आके बीच बचाव शायद नहीं कर सकता था। जो चिट्ठियां लिखनी होती थी वो रशिया ने चिट्ठी लिखी थी नेटो को, नेटो ने जवाब दे दिया कि नहीं, हम ये इसको नहीं मानते हैं। तो वहां पे कहीं भी नहीं आता था। लेकिन अब जबकि रूसी सेना यूक्रेन में आ गई है और ये तय है कि रूस का जो ऑब्जेक्टिव है वो अगले 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा लगभग, तो अब फिर डिप्लोमेसी की एक जगह आती है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, इनके लिए जो यूक्रेन के जो राजदूत थे उन्होंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया हुआ है। तो अब इस रिक्वेस्ट से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो एक रियल डिप्लोमेसी जो होता है, इसके लिए जयशंकर प्रसाद जी को वो लगाएं। और वो एक जब शांति हो जाएगी, जब इमीडिएट एक्शन जो है जब वो सीज हो जाएगा, तो ये इन दोनों के बीच में एक कहीं के बीच की स्थिति ऐसे लगाएं जहां पे दोनों की विन विन सिचुएशन हो। रमन जी, बिल्कुल। और ये एक और खबर अभी यहाँ पर आ रही है, एक बड़ी खबर पश्चिमी मीडिया के हवाले से। बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बंकर में छिपने की खबर ये सामने आ रही है। रूस की घेराबंदी के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की के बंकर में छिपने की खबर। तो बातचीत की भी बात की है उन्होंने और साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बंकर में छिपने की खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर। तो वहां मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। त्यागी सर, ये लगभग अब माना जा रहा है कि शायद यूक्रेन घुटने टेक चुका है, लेकिन अब डिप्लोमेसी किस तरह से जाएगी, भारत की भूमिका क्या होगी, हमारे जो लोग हैं क्या उन्हें वापस लाने में हमने थोड़ी देरी कर दी? बिल्कुल, पहला सवाल कि घुटने टेक चुका है, यस। दूसरा, भारत की भूमिका। देखिए साहब, अगर भारत अमेरिका के खिलाफ जाता है तो जो क्वेन बना हुआ है, जो चाइना के ऊपर एक शिकंजा कसने के लिए बनाया गया था, वो कमजोर पड़ जाएगा। अगर भारत रशिया के खिलाफ जाता है तो जो मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन 2030 का एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है जो रशिया पहले नहीं करता था, वो कटाई में पड़ जाएगी। और अगर भारत न्यूट्रल रहता है तो भी प्रॉब्लम है।
क्योंकि रशिया से जो S-400 आने वाला है उसमें जो उतनी तीव्रता नहीं रहेगी, और अगर वो आ भी जाता है तो कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका टर्की की तरह से भारत के ऊपर भी ये प्रतिबंध ना लगा दे। लिहाजा कुल मिला के भारत को न्यूट्रल भी रहना है और ये भी इंश्योर करना है कि इन दोनों में से कोई भी उनसे नाराज ना हो। वो कूटनीति की बात है, उसके रास्ते हैं, वो निकाल लिए जाएंगे। लेकिन एक प्रश्न जो उठता है कि जो हमारे लोग वहां पे थे, सर मैं आपको बताऊं, दुनिया में भारत एक उदाहरण है अपने लोगों को दूसरे देशों से खतरनाक स्थिति में भी वापस लाने में एक बार नहीं कई बार भारत ने इतना उत्कृष्ट काम किया है कि अपने लोगों को तो छोड़िए, दूसरे देशों ने भी भारत से रिक्वेस्ट की कि हमारे लोगों को भी बचा लीजिए। लिहाजा भारत की नीयत के ऊपर तो कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता इस बारे में कि हम अपने स्टूडेंट्स की परवाह नहीं करते, और अगर ना कर रहे होते तो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर पुतिन से बात ना करते और आज ये इंतजाम ना करते कि भाई स्टूडेंट्स को पोलैंड और हंगरी और रोमानिया लैंड के रास्ते से लाया जाएगा और वहां से फिर बाई एयर आएंगे और पूरा खर्चा भारत सरकार वहन करेगी। लेकिन आपने जो ये कहा कि देरी कर दी, देरी भी कैसे कर दी? आज से कम करीब 15 दिन पहले भारत ने ये एडवाइजरी जारी की थी कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं वो जल्दी से जल्दी अपने साधनों से वहाँ से बाहर निकले। जब ये एडवाइजरी जारी की गई थी तब टिकट 20,000 का था या 25,000 का था, पर 80,000 का नहीं था। उसके बाद जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ी और जैसे जैसे डिप्लॉयमेंट रशिया ने अपनी फोर्सेज का यूक्रेन के चारों तरफ किया तब वो टिकट बढ़े। तो इसमें मैं नहीं समझता कि ना तो भारत ने देरी की, ना भारत ने अपने स्टूडेंट्स के लिए अपना कंसर्न दिखाने में कमी की। देन सिचुएशन आई एम वेरी श्योर कि इट विल इम्प्रूव। आज की तारीख में भी अगर हम यूक्रेन में अपने स्टूडेंट्स से बात कर पा रहे हैं, इसका मतलब कम्युनिकेशन तो खुले हैं, और कम्युनिकेशन खुले तो हमें उनकी सेफ्टी के बारे में भरोसा है। बिल्कुल। और एक और ये बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है, रूसी सेना आगे बढ़ रही है और जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं वो बंद किए गए हैं। रूसी सैनिकों ने कई सीसीटीवी कैमरे बंद किए, तो रूसी सेना आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें भी बंद किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ताजा अपडेट अभी यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट के क्या चल रहे हैं, ये तमाम अपडेट। रूसी सेना आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ जो सीसीटीवी है कैमरे लगे हुए हैं वहां उन्हें बंद कर रही है। कीव के अपार्टमेंट में साथ ही साथ एक भयंकर धमाके की आवाज आई है। अपार्टमेंट में कई फ्लैट्स बम से उड़े, तो ये बड़ी खबर एक और यहाँ पर आ रही है। कीव के अपार्टमेंट में भयंकर धमाका हुआ है जिसमें कई अपार्टमेंट्स धमाके से उड़ गए हैं। तो अपार्टमेंट में कई फ्लैट्स बम से उड़े, तो ये खबर अभी सामने आ रही है। कीव की अपार्टमेंट में भयंकर धमाका हुआ है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन संकट पर टर्की के राष्ट्रपति का भी बयान आया है। यूक्रेन संकट पर नाटो और ईयू नाकाम रहे, यूरोपियन यूनियन और नाटो नाकाम रहे हैं। ये बड़ी खबर, यूक्रेन संकट पर टर्की के राष्ट्रपति का भी ये बयान सामने आया है। यूक्रेन संकट पर नाटो और ईयू नाकाम रहे हैं, तो ये बड़ी खबर आपको ये भी बता दें। तमाम ताजा अपडेट हम दे रहे हैं आपको रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मेरे तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, यहाँ पर अभी टर्की का ये बयान सामने आया है, नाटो और ईयू दोनों ही नाकाम रहे हैं। लगता है आपको कि इस पूरे उसमें दोनों की जो भूमिका पहले थी वो भूमिका बाद में नजर नहीं आई? नहीं, पहले और बाद तो बहुत दूर की बात है। मुझे ये बताइए, पूरे वर्ल्ड में सक्सेसफुल कौन रहा? कोई भी नहीं रहा। इट वॉज अ लूजिंग सिचुएशन फॉर द होल वर्ल्ड, और उसको लीड करता है अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नेशंस। देखिए, इस समय हम ये ब्लेम चाहे नाटो पर डालें, यूरोपियन यूनियन पर डालें, किस लिए? ऐसा क्या वो तगमा लगाकर घूम रहे हैं कि उनके कहने से ही सारी चीजें होंगी? अपने आप में वो भी एक डिक्टेटरिज्म हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ यस, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कहूंगा, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा चैलेंज फेस कर गई और अनफॉर्चुनेटली उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितना वो अपने आप को क्लेम करते हैं।
क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई बातचीत होनी थी, कुछ रुकना था, तो वो डिप्लोमेसी के ऊपर रुकना था। मैं तो कहता हूं कि अगर इवन यूनाइटेड नेशंस ये चीज बिहाइंड द कर्टन एग्रेसिवली करता, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रशिया को रोका जा सकता था इस एक्सट्रीम स्टेप का। क्यों? क्योंकि इस एक्सट्रीम स्टेप के बाद दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ नेटो एंड यूएस। अगर आप इस बॉल को खेल गए तो विश्व युद्ध जरूर स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, जिम्मेवारी है। साथ ही साथ पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये अब हम देख रहे हैं कि दिस इज अ इकोनॉमिक लॉस फॉर द होल वर्ल्ड। वर्ल्ड का कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा इंक्लूडिंग इंडिया जहां इसका असर नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि सबके सेंसेक्स गिर रहे हैं, ट्रेडिंग गिर रही है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये सब क्या है भाई? लड़ाई आप दो देश कर रहे हो और उसका खमियाजा मैं भुगतूंगा। तो मुझे लगता है इवन इंडिया कुड हैव बीन अ वेरी बिग पार्टनर एज अ थर्ड फ्रंट। हम तो रुकेंगे, रशिया बोलता है हम रुकेंगे नहीं। तीसरी पार्टी इंडिया कुड हैव लेड बाय सेइंग कि जो जहां है पहले वहां रुकिए, लेट अस डिस्कस दिस कि प्रॉब्लम कहां है, उस प्रॉब्लम को रोका। क्योंकि इंडिया अकेला एक ऐसा कंट्री है जिसके दोनों के साथ रिलेशन अच्छे, जिसको दोनों कंट्रीज रिस्पेक्ट करती हैं। चाइना फैक्टर छोड़ दीजिए। सो मेरा सोच है कि आपका ये कहना शायद सही जरूर हो पाएगा कि इंडिया ने देर कर दी या नहीं कर दी, बट वो देर इवैक्यूएशन से रिलेटेड नहीं मैं मान सकता, क्योंकि एडवाइजरीज वर गिवन, इवन पीपल वर रिमाइंडेड। लेकिन अगर लोगों ने उस समय डिसीजन नहीं लिया तो वो एक तरह से मैं कहता हूँ भेड़ चाल होती है कि सब वेट कर रहे होते हैं कि कौन पहले जाए। जब वो शुरुआत ही नहीं हुई तो इसलिए अटके रह गए। कॉन्ट्रैक्टर्स जो इन लोग बच्चों को वहां लेकर गए हैं पढ़ाने के लिए, उन्होंने ऐसा लाड़ा लप्पा जरूर दिया होगा कि नहीं 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 चिंता मत करो, चिंता मत करो। अभी भी आज भी वो कॉन्ट्रैक्टर्स की अपील क्या थी कि जी फ्री ऑफ कॉस्ट हमें लाया जाए। भाई आप कौन होते हैं? आपके चार्जेस पर थोड़ी ना वो बच्चे वहां गए हैं, बच्चों ने अपने पैसे दिए हैं। लेकिन अब जब उनको वापस आना है तो आप अपील कर रहे हैं कि भारत देश से, कि भाई सरकार से, कि आप इन्हें फ्री में लेकर आइए। इस समय फ्री में लाना या ना लाना शुड नॉट बी द क्वेश्चन। क्वेश्चन शुड बी सेफ्टी, अराइवल बैक। ये अपने आप में सबसे जरूरी चीज है। एंड आई थिंक इंडिया इज डूइंग अ लॉट जो लैंड रूट्स को एक्सप्लोर कर रहा है। मे बी प्राइम मिनिस्टर ने पुतिन से रिक्वेस्ट किया हो कि भाई हमें एयर स्पेस में थोड़ा टाइम दिया जाए जिसमें हम जहाज भेजकर लोगों को ला पाएं। फॉर ऑल आई नो टुमारो वी कैन इवन एक्सप्लोर कि भाई चलिए कोई शिप जाकर नियरेस्ट पोर्ट से उनको ला पाए, क्योंकि एन मास 20,000 लोगों को निकालना कोई एक मजाक नहीं है, कोई 2 दिन का काम नहीं है। सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू दी इंडिया एंड द गवर्नमेंट कि उन्होंने एक अच्छी पॉलिसी ग्राउंड पर लगाई है। टीम्स डिस्पैच करी हैं जहां से इन बच्चों हेल्पलाइंस इशू करी हैं कि आप कांटेक्ट करिए। आई थिंक इंडिया हैज बीन वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव। झा सर भी जुड़े हुए। झा सर, अगर इसी एयर एवैक्यूएशन की बात की जाए तो किस तरह की समझना चाहिए ग्राउंड पे, किस तरह की दिक्कतें आती हैं और कितना सक्सेसफुल होता है, किस तरह की सावधानियां सरकार बरतती है या फिर जो एयरफोर्स होती है वो बरतती है? ये तो बहुत ही क्लिष्ट मामला है, क्योंकि एक बार जब कोई एयर स्पेस बंद हो जाती है, जब एयर स्पेस आपके फेवरेबल नहीं होता है, और जब आप जानते हैं कि ग्राउंड पे वहां पे लगभग 300 स्टिंगर मिसाइल्स हैं जो कि अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हुए हैं। उस 300 में से लगभग मेरे ख्याल से अब तक शायद 30, 40 या 50 अभी तक यूज किए होंगे उन्होंने। बाकी 250 स्टिंगर मिसाइल वहां पे हैं। खुदा न खास्ता अगर गलती से किसी ने एक एयरक्राफ्ट को देखा, चाहे वो सिविल एयरलाइन ही क्यों न हो, आजकल सिविल एयरलाइन में भी एवैक की कंट्रोल होती है। तो कोई अगर ये जान के कि ये एवैक ऊपर में है और एक स्टिंगर मार दिया तो आप ये समझिए क्या होने वाला है आगे। देखिए ये लड़ाई जो है ये खत्म होने वाली है अगले कुछ दिनों में, क्योंकि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो है रशिया का वो पूरा हो जाएगा। तो इसलिए जितने भारतीय वहां पे बच्चे हैं उनको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अभी इमीडिएटली आज, कल, परसों
उनको ये दिक्कतें होगी। जब भी मिसाइल आके वहां पे गिरेगा तो धमाका होगा, उसमें क्षति हो सकती है। इसीलिए भारतीय दूतावास ने इन सारे बच्चों को यही सलाह दी है कि आप जहां हो प्लीज वहीं रहो। अगर एयर वार्निंग सायरन होती है, अगर या ऐसा कुछ खतरा होता है, तो आपके हर लोकेलिटी में एक बॉम्ब की जो एक वो ट्रेंच होती है वहां पे बनी हुई है, जाके वहां पे आप जाओ। अधिक से अधिक आपके चारों पे ही आज दोपहर में थे, मैंने काफी सारे बच्चों से बात की है जो वहां पे यूक्रेन में हैं और कुछ जो इंडिया आ गए हैं, उनके पेरेंट्स से मैंने बात की है। देखिए इसमें क्या होगा कि अभी ये पैनिक में वहां पे बहुत तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। वहां कोई कह रहा है कि तुम यूक्रेन से निकल जाओ, सॉरी कीव से निकल जाओ, और 100 स्टेट में वहां से हवाई जहाज जा रही है और लोग चल दिया। और ये वो नहीं जानते हैं कि यहाँ पे कीव में या किसी भी जगह में अगर वो रेसिडेंशियल इलाके में हैं तो वो सुरक्षित हैं, क्योंकि रूस ने बड़ा कैटेगरी कहा है कि हम रिहायशी इलाके पे हम अपना मिसाइल नहीं दाग रहे हैं, हम कोई बम बरसा नहीं कर रहे हैं। वहां पे जो भी एक आध बम गिरे हैं वो जो एयर डिफेंस से जो मिसाइल को शूट किया गया है वो मिसाइल वहां से टूट के उन इलाकों में गिरे हैं। एक MiG-25 या MiG-27 भी गिरा है इलाके में, वो वही हुआ है कि उसको शूट किया गया है, उसके बाद वो गिरा है। तो रशिया अपने बात से अधिक है कि हम रिहायशी इलाके पे न हम बम बर्ता कर रहे हैं न हम मिसाइल दाग रहे हैं। तब अगर ये बच्चे अफरा तफरी में अगर रोड से कहीं और निकले और रोड में वो कहीं आसपास में सैनिक ठिकाने के आसपास में है, वहां एक मिसाइल गिरा, तो फिर ये बच्चे वहां मारे जाएंगे। इसकी जरूरत क्या है? और ये चीज और याद रखिए, जितने बच्चे मेडिकल एजुकेशन में हैं, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिफ्थ ईयर में हो, ये जैसे वहां पे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, वहां पे जेलेंस्की जाएगा। जेलेंस्की का सत्ता परिवर्तन तो जरूरी है, और जैसे वो हुआ फिर से वहां पे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, फिर से वो मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, फिर से वहां पे क्लासेस होंगी, ये सारी चीजें होंगी। तो भारतीय जो पेरेंट्स हैं वो और उनके बच्चे वहां पे पैनिक ना करें, अभी हालात बहुत जल्दी सुधरेंगे, ये बहुतों का मानना है। रमन जी। बिल्कुल शैलेंद्र जी, इस बात पर आपके पास आना चाहूंगा कि अगर इस युद्ध के बाद सरेंडर करता है यूक्रेन या जिस तरह से भी चीजें आगे जाती हैं, तो जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी है उसका चेहरा बदलने वाला है, या फिर अपनी भाषा में कहें तो जो चौधराहट की लड़ाई है दुनिया की वो बदलने वाली है। क्या लगता है जो चाइना और रूस इसमें आगे बढ़े हैं अमेरिका से, कहीं अमेरिका के हितों का नुकसान हुआ है? देखिए, डिप्लोमेटिकली अगर हम बात करें तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि वर्ल्ड ओवर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो गई, क्योंकि जिस तरीके के एश्योरेंसेस वो देता है, जिस तरीके का एक्साइटमेंट वो आपको देता है, जब जरूरत पड़ती है तो आपके साथ वो नहीं खड़ा हो पाता जैसा वो क्लेम करता है। सेकेंड पार्ट इज डिप्लोमेसी, जो आपका सवाल है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नीड्स टू मैच्योर अप। अब ये सिर्फ स्टेटमेंट्स देने से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा अपने जो आपके दूतावास हैं वहां के लोगों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। पॉलिटिकली आपके जो लीडर्स हैं उन्हें 1-to-1 इंटरेक्शन में एक पर्सनल टच लाना पड़ेगा, जिसमें कि आप जरूरत पड़ने पर उन कंट्रीज को जो एग्रेशन दिखा रहे हैं उनको आप रोक पाए। आज की तारीख में चाइना को कौन रोक सकता है? चाइना को सिर्फ रशिया रोक सकता है, बड़े आसानी से रोक सकता है। वो रोकेगा या नहीं रोकेगा ये एक सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या भारत रशिया से रिक्वेस्ट करेगा कि यस डिप्लोमेटिकली आप जरा अप्रोच करिए चाइना को, और हमारा लद्दाख वाला जो प्रॉब्लम है इसको डी एस्केलेट करिए, बेकार में ये आकर बैठा हुआ है, उसके वजह से हमें भी बैठना पड़ रहा है। हम चैलेंज कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन डिप्लोमेसी का काम होता है रिजॉल्व करना, उसको चीजों को ना बिगड़ने देना। ये मेरे तरफ से एक तरह से डिप्लोमेसी की हार है कि आप पिछले 1 महीने से कोशिश कर रहे थे, चाहे किसी भी तरह की। रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है यूएनएससी से जुड़ी हुई। यूएनएससी में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश होगा, रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। प्रस्ताव को वीटो कर सकता है रूस। यूएनएससी में रूस के खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव पास होगा, रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। तो ये एक बड़ी खबर, इस वक्त प्रस्ताव को वीटो कर सकता है रूस। तो
इस वक्त ये एक और बड़ी खबर, यूएनएससी में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश होगा। तो ये तमाम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। झा सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झा सर, एक और तस्वीर इसके बारे में बात करते हैं। इसकी इमरान खान की तस्वीर सामने आई पुतिन से मिलती हुई, और उसकी भूमिका में भी शायद थोड़ी सी चर्चा तो बनती है। हमारा पड़ोसी है और क्योंकि हमारा जो फायदा नुकसान है वो इन दोनों से जुड़ा हुआ है, चीन और पाकिस्तान से, आप उसे नकार नहीं सकते। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, इमरान खान का जो विजिट था, इसको आपको दो परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। ये विजिट आज से कई हफ्ते पहले तय हुआ था, और उस समय में ये लड़ाई का जो परिवेश है ये क्लियर नहीं था। रूस यही कह रहा था कि हम यूक्रेन पे हमला नहीं करेंगे, हम इन्वेड नहीं करेंगे यूक्रेन को। तो ये जो उनकी इमरान खान का जो दौरा था, ये उस परिप्रेक्ष्य में शुरू हुआ था, तय हुआ था। लेकिन जब एक बार वॉर ब्रेकआउट हो गई है, उसके बाद इमरान खान का वहां पे जाना कहीं न कहीं उनकी अपरिपक्वता दिखाता है। और ये इमरान खान थोड़े से दिन पेंदी जैसे लोटे हैं। इनको लगता है कि अगर इस समय में जाके उनसे बात करेंगे, और उनसे क्या बात की होगी वो भगवान जानता है। वो जब लड़ाई चल रही हो, जब एक्टिव कैंपेन चल रहा हो, जहां पे कि आपकी लगभग आधी सेना कैंपेन पे है और आपकी हानि की भी खबर आ रही है आपको, उस समय में पुतिन क्या इनसे बात किए होंगे भगवान जानता है। लेकिन जो भी बात हुई है, कम से कम वहां से जो इंफॉर्मेशन आई है, जो प्रेस रिलीज आया हुआ है, उसमें यही उन्होंने लिखा हुआ कि साउथ एशिया पे बात हुई थी, और इमरान खान जिस पर्पज से वहां पे गया हुआ था। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इमरान खान अछूत नहीं है रूस के नजर में। हमारे नजर में वो जरूर वो आतंकी है, लेकिन रूस के नजर में अछूत नहीं है, क्योंकि रूस के लिए वहां पे मार्केट है। रूस इन दिनों में काफी जो फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा था पिछले काफी दिनों से, काफी सालों से, इसलिए पाकिस्तान भी उसके रडार में है। अभी अफगानिस्तान भी रूस के रडार में आएगा, क्योंकि उनको जो सारे सामान चाहिए होगा, सैनिक सामान चाहिए होगा, वो रूस से बिना बेचना चाहेगा उसको। तो इमरान खान अछूत नहीं है। इसके पहले भी एक मिलिट्री अभ्यास हुई थी, एक मिलिट्री कोऑर्डिनेटेड अभ्यास हुई थी, उसमें पाकिस्तान भी गया हुआ था, उसमें भारत को भी इनवाइट किया गया था। तो इमरान खान कहीं न कहीं रडार पे है। अब उसकी क्या अहमियत है रूस के सामने में, ये तो कोई भी आपको बता सकता है। हाँ, एक ऐसा मानना होता है कि कहीं एक रशिया, चाइना, पाकिस्तान, कोई एक ऐसा एक्सिस तो नहीं फॉर्म हो रहा है। तो पाकिस्तान एक नगण्य कंट्री है, इसकी अपनी कोई अहमियत ज्यादा नहीं है। वो चीन का पिछलग्गू है, और उस पिछलग्गू के चलते जहां कहीं भी चीन की हमत होती है, वो उसको वहां पे डालने की कोशिश करता है चीन। इसीलिए चीन ने पाकिस्तान को एससीओ में भी डाला हुआ है। इसलिए जब भी कहीं भारत की कोई एक सवाल आती है, तो वहां पे चीन पाकिस्तान को भी हमारे खिलाफ जो वहां पे है वो वहां पे पेश करने की कोशिश करता है। तो जहां भी चीन होगा, वहां पे पाकिस्तान कहीं आसपास में कहीं मंडरा रहा होगा। और शायद इसको जी जिनपिंग ने शायद इमरान को कहा हो, जी जिनपिंग तो डायरेक्टली इमरान से बात नहीं करते हैं, उनके किसी मंत्री ने इमरान से कहा हो कि ठीक है, जाओ जाके बात कर लो, कुछ और चीजें कर लो। तो किस लिए वो गए थे ये बिल्कुल अस्पष्ट है, लेकिन उन्होंने काफी नाराजगी हासिल की है वेस्टर्न नेशंस की भी, नेटो की भी, कि इस सिचुएशन में इमरान खान वहां पे क्यों गया। वो इमरान खान जिसके लिए कि नेटो ने और वेस्टर्न नेशन ने बहुत सारे पैसे उसको दिए हैं, बहुत सारे पैसे खिलाए हुए हैं, तो ऐसे स्थिति में वो वहां पे क्यों गया था। रमन जी बिल्कुल सर, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, अपने दर्शकों को दे दें। कीव में भारतीय दूतावास ने नई एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन से वापस आने वाले भारतीयों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, शायनी मिदाइका बॉर्डर से ही पोलैंड में दाखिल हों। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, कीव में भारतीय दूतावास ने ये एडवाइजरी नई जारी की है। यूक्रेन से वापस आने वाले भारतीयों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, शायनी मिदाइका बॉर्डर से ही पोलैंड में दाखिल हो। तो यानी एक सेफ पैसेज यहां पर देने की बात सामने आ रही है। कीव में भारतीय दूतावास ने जारी की है नई एडवाइजरी।
तो शैलेंद्र जी, जिस बात पर हम चर्चा कर रहे थे कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, तो ये शायद ये जो बातचीत का असर है वो देखने को मिल रहा है। ये सेफ पैसेज, आपको इस रास्ते से जाना है, ये लग रहा है कि कुछ काम हुआ है और चीजें अब ग्राउंड पे दिख रही हैं। देखिए, काम हो रहा है, होता रहेगा और सक्सेसफुल होगा। इनफैक्ट मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह पाऊंगा। आप अभी डिस्कस कर रहे थे कि इमरान खान विद पुतिन, वो ठीक है, जाने दीजिए। इट इज टू आवर एडवांटेज बिकॉज द होल वर्ल्ड विल सी कि आप किसके साथ जाकर खड़े हुए हैं। इस समय वेस्टर्न ब्लॉक, नेटो, यूएस को दिखेगा कि वो जो 1% आपकी अभी भी एफिलिएशन पाकिस्तान के साथ जो चल रही है, वो ओपनली जाकर किसके साथ खड़ा हो रहा है। विल इट नॉट बी ट्रीटेड एज कि दिस इज एंटी यूएस, कि आप एक तरफ जहां लड़ाई चल रही है, जहां यूएस आपको एडवाइजरीज दे रहा है, सैंक्शंस दे रहा है, आप जाकर उस आदमी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान कि उन्होंने अपनी विजडम नहीं दिखाई, मैं कहता हूं उतनी मैच्योरिटी नहीं दिखाई पॉलिटिकल, उनके डिप्लोमैट्स ने वो फोरथॉट नहीं रखा कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू शो। यस, चाइना के कहने से आप कुछ भी कर लेंगे, ये हमें भी मालूम है, सबको मालूम है, बट इतनी बड़ी बेवकूफ़ी आप करेंगे, ये अपने आप में शायद आपके लिए बूमरैंग करेगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा मेरा सोच है। साथ ही साथ मुझे एक बात बता दीजिए, झा सर ने बोला कि भाई ये रशिया जो है वो पाकिस्तान को रडार पे रखेगा। यस, रखेगा, क्यों नहीं रखेगा, ट्रेड के मामले में हर कोई रखेगा, बट इट विल नेवर बी एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सर, और वक्त थोड़ा कम है, एक बार मैं झा सर के पास चलता हूं, उसके बाद थोड़ा सा वक्त की मेरे पास कमी है। झा सर, ये सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी जिस तरह से लगातार एयर सुप्रीमेसी दिखाई है इस वक्त रशिया ने, अभी क्या लग रहा है कि खत्म हो चुका है या फिर अभी कहीं से भी कुछ रिटेलिएशन हो सकता है यूक्रेन की तरफ से? रमन जी, पहले कि मैं इसका जवाब दूं, आपने जो एक वो अभी प्रेस रिलीज जो हुआ है भारत सरकार की, उसमें मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दूं। ये जो उन्होंने कहा हुआ है कि वो पोलैंड के रास्ते से भारतीयों को इवैक्यूएट करेंगे, बच्चों को, उसमें एक राइडर है कि वहां पे पोलैंड के जो बॉर्डर हैं उसके आसपास में जो सिटीज हैं वो उन्हीं बच्चों के लिए है। किसी को भी ये नहीं कहा गया है कि आप किएव से इधर में आओ या कहीं और से इधर में आओ। उस आसपास के जो बच्चे हैं उनको कहा गया कि आप वहां से पोलैंड आ सकते हैं, फिर पोलैंड से आपको हम इवैक्यूएट कर लेंगे। तो दूर से कोई ना आए, ये इसमें एक राइडर है। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सारे पेरेंट्स को बता दूं। दूसरा, अभी जो आपने पूछा कि कब खत्म होगा एयर सिक्योरिटी, एयर डोमिनेंस, देखिए जब तक लड़ाई चल रही है, जब तक किसी भी सैनिक के पास में स्टिंगर मिसाइल है, कोई भी एयरक्राफ्ट, अननोन एयरक्राफ्ट बिना परमिशन के, बिना सेफ्टी गारंटी के लिए वहां पे नहीं जाएगा और जाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए अभी एयर सिक्योरिटी हम चर्चा करते रहेंगे आगे भी तमाम मुद्दों पर। वक्त थोड़ा मेरे पास कम है, अब इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए थे। शैलेंद्र जी, झा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो चलिए ये बात तो यहीं खत्म करते हैं, ये चर्चा यहीं पर खत्म करते हैं। तनाव अभी भी बना हुआ है, उम्मीद है युद्ध खत्म होगा, शांति होगी और युद्ध की ये भयावह तस्वीरें दुनिया को आगे देखने के लिए नहीं सामने आएंगी।